आई हेट यू मिस्टर अथर्व मल्होत्रा, आई हेट यू। जब ये शब्द अथर्व के मन में गूंजने लगे तो उसकी एक आंख में गुस्सा था और दूसरी आंख में आंसू। अथर्व की आंखों के सामने कुछ साल पहले की एक घटना फिल्म की तरह चलने लगी, जिसमें एक 20 साल की लड़की 26 साल के लड़के के सामने खड़ी थी। उस लड़की की आंखों में 2 साल बाद उस लड़की से मिलने की खुशी थी और उसके लिए बेशुमार प्यार झलक रहा था, जबकि उस लड़की की आंखों में गुस्सा, आक्रोश और नफरत थी। लड़के के कुछ कहने से पहले ही लड़की चिल्ला उठी, आई हेट यू मिस्टर अथर्व मल्होत्रा, आई हेट यू। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। लड़की के ऐसे नफरत भरे शब्द सुनकर लड़के के पैर लड़खड़ा गए, लेकिन वह समय दुख जताने का नहीं था, बल्कि उस लड़की के कहने के पीछे का कारण जानना था। इसलिए लड़के ने आगे बढ़कर लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़के के हाथ पकड़ने से पहले ही वह लड़की वहां से चली गई। लड़की के जाने से लड़का इतना टूट गया कि वह वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उस दिन वह लड़का अपनी जिंदगी में पहली और आखिरी बार रोया था। उस घटना ने लड़के को इतना कठोर बना दिया कि उसके अंदर उस दिन के बाद कोई भावना नहीं बची। वह हमेशा गुस्से में रहने लगा। उसने खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया। अथर्व ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा खुला, जिसकी आवाज़ से वह वर्तमान से वापस आ गया। उसके कैबिन में कोई कर्मचारी किसी काम से आया था। वह कर्मचारी अपना काम निपटाकर चला गया। अथर्व अपनी कुर्सी से उठकर वही कैबिन में अथर्व खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने नीचे नज़र डाली, इस उम्मीद में कि शायद अधीरा की एक झलक दिख जाए, लेकिन अधीरा तो पहले ही त्रिशिका के साथ वहां से जा चुकी थी। अधीरा की झलक ना दिखी, फिर भी अथर्व अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता रहा और फिर वैसे ही मुस्कुराते हुए जोर से बोलने लगा, कोई बात नहीं पिचाकू, आज नहीं तो कल तुमसे मुलाकात तो हो ही जाएगी, और वैसे भी अब तो 15 दिन तक साथ ही रहना है, तो ये 3 साल की दूरी भी खत्म कर दूंगा और तुम्हें जो गलतफहमी हुई है उसे भी मिटा दूंगा। बस मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। इतना कहते कहते ही अथर्व जोर जोर से हंसने लगा। हालांकि उसका कैबिन साउंड प्रूफ था, इसलिए उसकी आवाज़ कैबिन से बाहर नहीं गई और किसी को भी इसके बारे में पता न चला। त्रिशिका अधीरा के साथ हवेली वापस आ गई। यह बात कि अथर्व ने उसकी बात मान ली और वह दैविक की शादी के लिए हवेली आने के लिए तैयार हो गया। त्रिशिका को खुशी से पागल करने के लिए काफ़ी था। उसे खुश देखकर अश्विनी, निवांशी और आंशी भी बहुत खुश थे, लेकिन अधीरा उदास थी। अब तक यह तय हो गया था कि अथर्व अगले 15 दिन हवेली में ही रहेगा, तो यह बात अधीरा की उदासी को गुस्से में बदलने लगी थी। बार बार उसका अतीत उसकी आंखों के सामने आने लगा। उसके कानों में भी किसी की आवाज़ गूंजने लगी, वह तो बच्ची है, उससे मुझे कोई प्यार नहीं है, मैं तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ, बस उसके दिल से खेल कर छोड़ दूँगा, और वैसे भी वह मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस एक खिलौना है। जब तक मन रहेगा खेलूँगा और जब फिर मन भर जाएगा तो उठाकर फेंक दूँगा। बार बार ये शब्द अधीरा के कानों में गूंज रहे हैं। जब उसे यह सब सहन न हुआ तो उसने अपने हाथों से अपने कान बंद कर लिए, लेकिन फिर भी वह आवाज़ जो उसके मन से भी उत्पन्न हो रही थी बंद नहीं हुई। नतीजन अधीरा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। हालांकि अधीरा अपने कमरे में थी और अश्विनी, निवांशी, आंशी और त्रिशिका हॉल में बैठे थे, इसलिए किसी को भी अधीरा के बेहोश होने का पता नहीं चला। दोपहर में खाना खाने का समय हुआ तो अश्विनी ने त्रिशिका से अधीरा को बुलाने के लिए कहा, लेकिन अधीरा के कमरे में जाते समय त्रिशिका को पहले ही बता दिया था कि उसका सर दर्द कर रहा है, इसलिए वो लोग उसका इंतज़ार ना करें और खाना खा लें। त्रिशिका ने भी अधीरा की बात अश्वी को बता दी। देविका और अंगद जो ऑफिस गए थे, इसलिए उस समय हवेली में वो चारों लड़कियां ही थीं जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। खाना खत्म करके चारों ने मिलकर बाकी सारे काम निपटाए और फिर अश्वी के कमरे में जाकर बैठ गई। आंशी की शादी की सारी तैयारियां पहले ही हो चुकी थी, इसलिए अब उसके पास कोई और काम नहीं था। इसी कारण आंशी सबको अपनी शादी के कपड़े दिखा रही थी और अपनी और दैविक की पहली मुलाकात के बारे में।
आंसी और दैविक की लव स्टोरी सुनते सुनते चारों अश्वी के कमरे में ही सो गई। वैसे तो दैविक और आंसी की अरेंज मैरिज थी, लेकिन सगाई के 3 सालों में दोनों को कब एक दूसरे से प्यार हो गया इसका एहसास उन्हें न हुआ और न किसी और को। दैविक के परिवार में उनके दादाजी राम प्रताप सिंह और उनकी छोटी बहन अधीरा थे। जब दैविक 8 साल का था, उसके माता पिता और दादी का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उस समय अधीरा सिर्फ 2 साल की थी। राम प्रताप सिंह का राजवंश परिवार से बहुत पुराना रिश्ता था। राम प्रताप सिंह और अध्यांश के दादाजी वासुदेव सिंह राजवंश बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती उनके बच्चों में भी आई थी। दैविक के पिता लक्ष्य प्रताप सिंह और अध्यांश के पिता कुशल सिंह राजवंश भी अच्छे दोस्त थे। उनकी अगली पीढ़ी ने भी इस खानदानी दोस्ती को अच्छी तरह से निभाया था। 3 पीढ़ी पुरानी दोस्ती की वजह से ही जब दैविक के माता पिता का एक्सीडेंट में निधन हुआ, तब अध्यांश की माँ यानी श्रेष्ठावा राजवंश ने दैविक और अधीरा को कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। इसमें उनके पति ने भी उनका साथ बखूबी निभाया था। लेकिन बदकिस्मती से 2 साल बाद अध्यांश के पिता का भी हार्ट अटैक से निधन हो गया। तब से लेकर आज तक श्रेष्ठावा राजवंश ने अध्यांश, त्रिशिका, दैविक और अधीरा इन चारों को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और उन्हें पाला पोसा। दोपहर में देर से सोने के कारण अश्वी, निवांशी, आंसी और त्रिशिका ठीक शाम के समय ही उठे। देर तक सोने की वजह से रात का खाना बनाने का समय हो गया था, तो चारों ने उठते ही किचन में घुस गई। अधीरा भी अब होश में आ चुकी थी, तो वह भी फ्रेश होकर किचन में आ गई। पांचों ने मिलकर डिनर बनाया। तब तक दैविक और अंगद भी हवेली में वापस आ गए। अथर्व के अगले दिन सुबह हवेली पहुंचने की बात डिनर के समय त्रिशिका ने दैविक और अंगद को भी बता दी। दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन त्रिशिका की उत्सुकता देखकर उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। डिनर खत्म करके सारी लड़कियों ने किचन समेट लिया। किसी को नींद नहीं आ रही थी, तो सब बाहर बगीचे में जाकर बैठ गए। जैसे जैसे रात गहराती गई, एक एक करके सब अपने अपने कमरे में जाने लगे। सबसे आखिरी में अश्वी अपने कमरे में गई। अश्वी ने देखा कि कमरे में जो जग रखा था उसमें पानी नहीं था, तो वह पानी लेने के लिए किचन में आई। उस समय पूरी हवेली की लाइट्स बंद थी, किचन की भी। अश्वी ने जग में पानी भरा और जैसे ही कमरे में जाने के लिए वापस मुड़ी, उसने एक परछाई देखी। अचानक किसी की परछाई देखकर अश्वी डर गई, तो लेकिन फिर भी उसने हिम्मत बनाए रखी। अश्वी के मन में ख्याल आया कि शायद कोई चोर होगा और चोरी करने आया होगा। यह विचार आते ही अश्वी ने एक चाकू उठा लिया और उस व्यक्ति पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही अश्वी ने चाकू उस अनजान व्यक्ति पर हमला करने के लिए उठाया, उस व्यक्ति ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर पीछे से मोड़ दिया और उसकी पीठ पर लगा दिया। उस व्यक्ति का इस तरह से प्रतिकार देखकर अश्वी डर गई और डर के मारे उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन जब वह व्यक्ति उसके पास आया, तो अश्वी को उसका स्पर्श जाना पहचाना लगा और उसके मुंह से शब्द निकल पड़े, मिस्टर राजवंश, जान ये क्या कर रही हो? तुम तो अभी मुझे घायल ही कर दिया होता। अध्यांश ने हंसते हुए उसके हाथ से चाकू लेकर साइड में रखते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आप तो मुंबई गए थे ना, फिर कब वापस आए? अश्वी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस हवेली में वह है वह उसके पति की ही है। इसलिए अध्यांश को वहाँ देखकर उसे झटका लगा। तुम इतनी देर रात को किचन में क्या कर रही हो? अध्यांश ने अश्वी के सवालों का जवाब देने के बजाय उसे सवाल किया। मैं तो बस पानी लेने आई थी। अश्वी ने पलटकर अध्यांश की तरफ देखा और जवाब दिया, क्योंकि अध्यांश ने तब तक उसका हाथ छोड़ दिया था। अश्वी को इस तरह अपनी तरफ मुड़ते देख अध्यांश और करीब आया और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे अश्वी के हाथ खुद ब खुद अध्यांश के शर्ट पर कस गई। अध्यांश थोड़ा और करीब आया और उसने उसके माथे पर एक प्यारी सी किस कर दी। अध्यांश के होठों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस करते ही अश्वी की आंखें शर्म से बंद हो गईं। उसके गाल भी कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए। अश्वी को इस तरह शर्माते देख और उसके गाल लाल होते देख अध्यांश को शरारत सूझी और इसलिए अश्वी को परेशान करने के लिए अध्यांश ने
उसके गाल पर एक थप्पी दे दी, जिससे अस्वी के मुंह से एक आह निकल गई। उसकी बंद आंखें खुल गई और उसने गुस्से में अध्यांश को देखने लगी। लेकिन अध्यांश ने उसके गुस्से पर पानी डालते हुए कहा, जान, गुस्सा बाद में कर लेना, पहले कुछ खाने के लिए दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अध्यांश की बात सुनकर अस्वी ने उसका हाथ पकड़कर ऊंचा किया और उसकी घड़ी में समय देखा, जो 12 बज जाने में 5 मिनट बाकी दिखा रहा था। इतना लेट होने पर अध्यांश को खाना अभी भी बाकी था। यह जानकर अस्वी का गुस्सा और बढ़ गया। हालांकि यह सोचकर कि अध्यांश भूखा है, अस्वी ने अपने गुस्से को एक तरफ रखकर उसके लिए खाना निकालने लगी। उसने फ्रिज से डिनर में बचा हुआ खाना निकाला, लेकिन उसमें केवल सब्जी और चावल थे। रोटी या भाकरी कुछ भी नहीं था। अगर अस्वी को भी अभी भाकरी बनानी होती तो उसे किचन की लाइट चालू करनी पड़ती, और अगर लाइट चालू हुई तो हवेली में कोई न कोई ज़रूर उठ जाएगा, जिससे उसके और अध्यांश के रिश्ते के बारे में किसी को पता चलने का जोखिम था। इसलिए अस्वी उलझन में पड़ गई कि वह आखिर क्या करे। लेकिन उसके पास खड़ा अध्यांश अस्वी के चेहरे पर सभी भावों को नोटिस कर रहा था। उसे अस्वी की उलझन भी समझ आ गई और इसलिए उसने तुरंत अपना मोबाइल हाथ में लेकर उसकी फ्लैश लाइट चालू कर दी। फ्लैश लाइट की रोशनी देखकर अस्वी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने जल्दी जल्दी अध्यांश के लिए भाकरी बनानी शुरू की। केवल 5 मिनट में अस्वी ने भाकरी बना ली और अध्यांश के लिए खाने की थाली पेश कर दी। अस्वी ने थाली पेश की और उसे उठाकर डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए किचन की बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वह किचन के बाहर कदम रखती है, अध्यांश ने उसे रोकते हुए कहा, यहाँ नहीं, तुम मेरे साथ चलो, हम दूसरी जगह खाएंगे। यहाँ रहेंगे तो कोई न कोई आकर डिस्टर्ब करेगा ही, और जो बात तुम छिपाना चाहती हो वो बाहर आ ही जाएगा। यह कहकर अध्यांश ने अस्वी को कुछ पूछने से पहले ही उठा लिया और किचन के बाहर निकल गई। अध्यांश द्वारा अचानक उठाए जाने से अस्वी डर गई और उसने जो हाथ खाली था वह अध्यांश के गले के चारों ओर लपेट दिया, और जो हाथ में खाने की थाली थी उसे कसकर पकड़ लिया ताकि थाली गिर न जाए। अध्यांश अस्वी को उठाकर लिफ्ट तक ले आया। लिफ्ट में आते ही अध्यांश ने 2nd फ्लोर के लिए स्विच दबा दिया। त्रिशिका ने पहले ही कहा था कि कोई भी 2nd फ्लोर पर गलती से भी ना जाए। यह बात याद आते ही अस्वी ने एकदम बड़े स्वर में अध्यांश से कहा, आपने यह क्या किया? आपको पता है कि 2nd फ्लोर पर जाने की मनाही है। वह फ्लोर इस हवेली के मालिक का है और उसे पसंद नहीं है कि कोई उसके फ्लोर पर आए। अस्वी को इस तरह घबराता हुआ देखकर ही अध्यांश ने उसे कोई जवाब न दिया, बस एकटक उसके चेहरे को निहारता रहा। 2nd फ्लोर आ गया तो लिफ्ट रुक गई। अध्यांश अस्वी को लेकर लिफ्ट से बाहर निकला और वहां से अपने मास्टर बेडरूम के पास गया। मास्टर बेडरूम के पास खड़े होकर उसने फिंगरप्रिंट स्कैन किया ताकि कमरे का दरवाज़ा खुल सके। दरवाज़ा खुलते ही अध्यांश अस्वी को लेकर कमरे में चला गया। बेडरूम देखकर अस्वी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। पूरा बेडरूम सफ़ेद रंग से रंगा हुआ था। बीच में किंग साइज बेड था। बेड के दोनों तरफ लैंप टेबल थी। कमरे के एक तरफ बालकनी थी और दूसरी तरफ कमरे के साथ अटैच टेरेस। कमरे में ही बना एक क्लोजेट रूम था, स्टडी रूम, जो इस कमरे के साथ अटैच था। क्लोजेट रूम के बगल में वॉशरूम था, साथ ही ड्रेसिंग टेबल थी। उसके सामने एक बड़ा सा आईना था। अध्यांश ने कमरे में आकर अस्वी को नीचे उतारा। तब अस्वी होश में आई। बाकी उसे यह सब एक सपने जैसा ही लग रहा था, लेकिन होश में आते ही अस्वी अध्यांश पर भड़क उठी। यह आपने क्या किया? अब जब इस हवेली के मालिक को पता चलेगा तो वह कितना गुस्सा होगा। आंशिक की शादी भी नहीं होने देगा, और टाइम पर दूसरी लोकेशन कहाँ से मिलेगी? एक साथ इतना बोलने के कारण अस्वी की सांस चढ़ गया। उसे ऐसी हालत में देखकर अध्यांश ने उसे पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसकी पीठ सहलाने लगा ताकि उसकी सांस सामान्य हो सके। थोड़ी देर में अस्वी सामान्य हो गई। तब उसे कुछ याद आया जिसके कारण उसे एक और झटका लगा। अस्वी के मुंह से शब्द मुश्किल से निकले, इसका मतलब कि यह हवेली का मालिक आप हैं? अध्यांश अस्वी को पकड़कर ही खड़ा था, इसलिए उसने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और अस्वी से कहा, हाँ जान, यह हवेली तुम्हारे पति का ही है और यह मास्टर बेडरूम तुम्हारा है। इसका मतलब कि अंगद और त्रिशिका आपकी भाई बहन हैं।
अध्यांश के मुंह से हाँ सुनकर अश्वी चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी, लेकिन अध्यांश ने उसे पकड़ रखा था। अश्वी ने जल्दी से अंगद और त्रिशिका के बारे में भी पूछ लिया, जिसके जवाब में भी अध्यांश ने हाँ कहा। जान, अगर तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए हैं तो मुझे खाना खिलाओ। तुम्हें मिलने के चक्कर में दोपहर तक कुछ खाया ही नहीं। अध्यांश ने छोटे बच्चे की तरह अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए अश्वी से कहा ताकि वह उस पर गुस्सा न हो, लेकिन अध्यांश को लगा कि उसके चेहरे की मासूमियत देखकर अश्वी पिघल जाएंगी और गुस्सा नहीं करेंगी, लेकिन उसकी यह सोच पूरी तरह गलत साबित हुई, क्योंकि अध्यांश की बात सुनकर अश्वी गुस्से से उबलने लगी। उसे कभी यह बात पसंद नहीं थी कि अध्यांश किसी भी स्थिति में अपना खाना स्किप करे, और तो अध्यांश ने दोपहर के बाद कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए अश्वी का अध्यांश पर गुस्सा करना बिल्कुल सही था। अध्यांश तो बस अपनी मस्ती में ही बोल रहा था, लेकिन बोलते बोलते जब उसकी नज़र अश्वी पर पड़ी और खासकर अश्वी के गुस्से से लाल हुई आंखों पर, तो तुरंत ही उसकी बोलती बंद हो गई। अध्यांश ने पहले तो अपनी बात करना बंद किया और फिर अश्वी के पास आकर अपने हाथों से हल्के से गले लगा लिया। सॉरी जान, अध्यांश धीमी आवाज़ में बोला। अश्वी अभी भी गुस्से में ही उसे देख रही थी। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम ही तो मुझे ऐसी आदत डाल चुकी हो कि तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाता, और आज तो मैं पूरे 36 घंटे तुमसे दूर रहा हूँ। तो फिर तुम ही बताओ, जब मेरा काम खत्म हो गया है तो मैं खाने में समय क्यों बर्बाद करूं? अध्यांश ने बहुत ही क्यूट एक्सप्रेशन के साथ कहा। अध्यांश के ऐसे क्यूट एक्सप्रेशन देखकर अश्वी को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को काबू में रखा और गुस्से में बोली, गलती आपने की, ना खाने की, और इल्ज़ाम मुझ पर डाल रहे हो, शर्म नहीं आती? ओके, आई एम सॉरी, ऐसी गलती फिर नहीं होगी, लेकिन अभी तो अपना गुस्सा छोड़ दो और मुझे खाने दो। सच में बहुत भूख लगी है, प्लीज़। अध्यांश ने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए कहा। आखिरकार अश्वी भी पिघल गई और उसने गुस्सा छोड़कर अध्यांश के हाथ अपने गले से हटाए और उसे बिस्तर पर बिठा दिया। वह खुद भी उसके बगल में बैठ गई, लेकिन अध्यांश ने उसे अपनी बगल से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसके हाथों में खाने की थाली थमा दी। पहला कौर अध्यांश ने अश्वी की ओर बढ़ाया, लेकिन अश्वी ने कहा, आप खा लीजिए। मैंने खा लिया है, और मना कर दिया। फिर भी अध्यांश ने अपना हाथ नहीं हटाया। आखिरकार अश्वी को उसके हाथ से खाना ही पड़ा। जब अश्वी ने उसके हाथ से खा लिया, तब अध्यांश ने थाली की ओर इशारा करते हुए उसे अपने हाथों से खिलाने की गुजारिश की। अध्यांश के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, इसलिए अश्वी ने बिना कोई आनाकानी किए उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। जब अध्यांश खा चुका तो अश्वी ने थाली उठाकर उसे पास की टेबल पर रख दिया और उसे पीने के लिए पानी दिया, जो कमरे में रखे फ्रिज में ही पहले से ही थे। अध्यांश ने पानी पीकर ग्लास साइड में रखा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। अध्यांश के जाते ही अश्वी कमरे के दराज एक एक करके खोलकर कुछ खोज रही थी, जो उसे ड्रेसिंग टेबल की दराज में मिल गई। जब अध्यांश फ्रेश होकर और कपड़े बदलकर कमरे में आया, तब तक अश्वी वह चीज़ खोज चुकी थी। उसने अध्यांश को देखकर इशारा किया कि वह उसके गोद में सर रखे। अध्यांश ने बिना एक पल गवाए बिस्तर पर आकर अश्वी के गोद में सर रख दिया। जैसे ही अध्यांश लेटा, अश्वी ने हाथ में हेयर ऑयल लिया और अपनी उंगलियों से उसके बालों की हल्की हल्की मालिश करने लगी। अध्यांश सच में बहुत थका था, क्योंकि उसने 2 दिन का काम आधे घंटे में ही निपटा लिया था, इसलिए अश्वी की उंगलियों की मालिश से उसे सच में बहुत आराम मिला। अश्वी ने आधे घंटे तक उसके सर की मालिश की, लेकिन अध्यांश तो 15 मिनट में ही सो गया था। जब अश्वी ने देखा कि अध्यांश सो गया है, तो उसने हेयर ऑयल की बोतल साइड टेबल पर रख दी और खुद ही उसकी नींद में खलल ना पड़े, इसलिए वैसे ही बैठे बैठे बिस्तर से हेड रेस्ट पर सिर टिकाकर सो गई। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में पड़ी और उसका प्रकाश अश्वी के चेहरे पर महसूस हुआ, तब उसकी नींद टूटी। हालांकि देर रात सोने के कारण उसकी आंखों में अभी भी नींद थी, फिर भी उसने आंखें खोलनी पड़ी और उसने जम्हाई ली। जम्हाई लेते लेते अश्वी की नज़र उसकी गोद में शांतिपूर्वक सो रहे अध्यांश पर पड़ी, जिसका चेहरा एक छोटे बच्चे की तरह मासूम और भोला लग रहा था। उसके चेहरे पर एक राहत के भाव थे। अध्यांश को इस तरह आराम से सोते देख अश्वी को कुछ सूझा
और उसने नीचे झुककर प्यार से उसके माथे को चूम लिया। अस्वी के होठों के इस स्पर्श से अध्यांश की नींद खुल गई। आंखें खुलते ही उसे अस्वी का चेहरा नजर आया, जिसे देखकर उसने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग जान। अस्वी ने भी उतने ही प्यार से और मुस्कान के साथ जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मिस्टर राजवंश। आज सच में सुबह बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि मैंने आंखें खोलते ही तुम्हारा चेहरा देखा। अध्यांश ने अस्वी की गोद से सर हटाकर बैठते हुए उसके माथे को चूमते हुए कहा, आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आइए, तब तक मैं भी फ्रेश होकर आरती की तैयारी कर लूं। ऐसा कहकर अस्वी बिस्तर से उठ गई, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर जाने लगी, अध्यांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अस्वी ने मुड़कर प्रश्न सूचक नज़रों से उनकी ओर देखा तो अध्यांश ने कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं नहा लो, तुम्हारे कपड़े भी क्लोजेट रूम में ही है। इतना कहकर अध्यांश अस्वी को लेकर क्लोजेट रूम में गया। उसने खुद क्लोजेट खोलकर अस्वी के लिए कपड़े चुने और उसे दिए। लेकिन मैं कैसे, मतलब कि अब सब उठ चुके होंगे और अगर किसी ने मुझे आपके कमरे से निकलते देख लिया तो बात का बतंगर बन जाएगा और मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठेंगे, वो अलग। अस्वी ने अपने मन का डर अध्यांश के सामने व्यक्त की। अध्यांश भी अस्वी की मन को समझता था। वह जानता था कि उसके एक जज्बाती फैसले की वजह से अस्वी ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, जिसका डर आज भी उसके मन में बैठा हुआ है। उसे हर बात से सबसे पहले यही ख्याल आता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए अध्यांश ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा जान, मैंने ऐसा होने ही नहीं दूंगा। और रही बात किसी को देख लेने की, तो वह संभव ही नहीं है, क्योंकि इस फ्लोर पर आने की किसी को भी अनुमति नहीं है। तो तुम रिलैक्स हो जाओ, और हाँ, जब तक हम यहाँ हैं तब तक तुम हमारे ही बेडरूम में रहोगी। दिन भर चाहे कुछ भी हो, लेकिन रात में तुम्हें इसी बेडरूम में आना है, समझ गई ना। अस्वी ने सहमति में सर हिलाया और अंत में अध्यांश की बातों ने आगे झुकते हुए उसकी बात मान ली। उसने कपड़े लिए और वॉशरूम में चली गई। उसके जाने के बाद अध्यांश भी अपने कपड़े लेकर दूसरे वॉशरूम में चला गया। कुछ ही देर में अध्यांश तैयार होकर कमरे में आ गया। तब तक अस्वी भी पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, बस सिंदूर लगाना बाकी था, जिसे अध्यांश ने आकर पूरा किया। जब से दोनों जोधपुर गए थे, तब से यह उनका रोज का रिवाज बन गया था कि अस्वी की मांग में सिंदूर अध्यांश खुद ही भरता था। अध्यांश ने सिंदूर भर दिया तो अस्वी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी ओढ़नी संभालते हुए कमरे से बाहर चली गई। अध्यांश भी अपने बाल संवारने लगा। अस्वी लिफ्ट के जरिए नीचे हॉल में आई। बाकी सब लोग भी हॉल में आ चुके थे। जैसे ही अस्वी लिफ्ट से बाहर निकली, तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाकी सब आराम से बैठे थे, इसलिए अस्वी ही जाकर दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा खोलते ही अस्वी ने देखा कि सामने एक लड़का खड़ा है, जिसकी उम्र लगभग अध्यांश की जितनी ही होगी। इस अजनबी चेहरे को देखकर अस्वी ने उससे पूछा, आप कौन हैं? पहले आप बताइए कि आप कौन हैं? अस्वी के सवाल का जवाब देने के बजाय सामने खड़े शख्स ने उल्टा सवाल पूछ लिया, जिससे अस्वी चिढ़ गई। एक तो उसे आरती करने में देरी हो रही थी और दरवाजे पर खड़ा लड़का सीधे जवाब देने के बजाय सवाल कर रहा था। इस झुंझलाहट में अस्वी ने तुरंत एक आगंतुक से कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। अब कृपया बताने की कृपा करें महाशय कि आप कौन हैं? ओह, तो आप इस हवेली की मालकिन हैं, तो फिर मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ। उस लड़के ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, ओ मिस्टर, हवा में उड़ना बंद करिए और ज़मीन पर आ जाइए और सीधे सीधे बताइए कि आप हैं कौन और यहाँ क्यों आए हैं। इस बार अस्वी ने सवाल में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन वह आगंतुक कुछ बोलता उससे पहले ही दैविक वहाँ आ गया। हालांकि उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े शख्स पर नहीं पड़ी, इसलिए उसने अस्वी से पूछा, क्या हुआ अस्वी, दरवाजे पर कौन है? मैं भी यही पूछ रही हूँ जीजू कि ये कौन है, लेकिन मिस्टर सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। अस्वी ने मुड़कर उनकी ओर देखते हुए बताया। जैसे ही अस्वी मुड़ी, दरवाजे पर खड़े शख्स का चेहरा दैविक को दिखाई दिया। उसे देखते ही दैविक खुशी से उछल पड़ा और वह दौड़कर उसके पास गया और उससे गले मिल गया। अस्वी तो बस उसे देखती रह गई। दैविक उससे गले मिलते हुए बोला, आखिरकार अथर्व, तुम आ ही गए। डोरेमोन की मेहनत और जिद काम कर गई। दैविक ने अथर्व का नाम इतनी जोर से पुकारा कि हॉल में बैठे सभी लोगों ने सुन लिया।
दैविक के मुंह से अथर्व का नाम सुनते ही त्रिशिका भी दौड़ती हुई दरवाजे पर आ गई और दैविक के साथ ही अथर्व से गले मिल गई। धीरे धीरे डोरेमोन त्रिशिका को दौड़ते देखकर दैविक और अथर्व दोनों ही घबरा गए और एक साथ बोल उठे। अथर्व ने उसके सर पर हाथ रख दिया। मैं दैविक की शादी पूरी होने तक यहीं रहूँगा। त्रिशिका के बालों को सहलाते हुए अथर्व ने कहा, रिलैक्स भाई, मुझे कुछ नहीं होगा और अगर मैं गिर भी जाऊं तो मुझे संभालने के लिए मेरे पास चार भाई है। त्रिशिका ने अथर्व की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा और हंसने लगी। उसे खुलकर हंसते देख अथर्व और दैविक के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तीनों का यह मिलन चल ही रहा था, तभी अथर्व की नज़र वहां खड़ी आश्चर्य से देख रही अस्वी पर पड़ी। उसने दैविक और त्रिशिका से दूर होते हुए त्रिशिका की ओर इशारा करके पूछा, डोरेमोन, ये कौन है जो खुद हवेली की मालकिन कह रही हैं? अस्वी ने तो अथर्व के रवैये से तंग आकर मजाक में कहा था कि इस हवेली की मालकिन है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अथर्व उसकी बात को इस तरह से दैविक और त्रिशिका के सामने पेश करेगा और इस वजह से उसकी नज़रें शर्म से झुक गई। यह देखकर लिफ्ट के पास खड़े अध्यांश का ध्यान तुरंत उस पर गया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि अस्वी किसी के सामने अपनी नज़रें झुकाए। जब अस्वी ने दरवाज़ा खोला, अध्यांश पहले ही नीचे आ गया था। हालांकि सभी अपनी अपनी मस्ती में मशगूल थे, इसलिए किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। वह वहीं खड़ा अथर्व और अस्वी के बीच बातें हो रही बातचीत को सुन रहा था। अस्वी को यूं शर्म से नज़रें झुकाते देख अध्यांश की मुठ्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा, लेकिन वह दैविक की शादी में कोई विघ्न नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। फिर इससे पहले कि त्रिशिका या दैविक अथर्व के सवालों का कोई जवाब दे पाते, अध्यांश की आवाज़ सबको सुनाई दी। ऐसी ऊंची रोबदार आवाज़ कठोर में कहा, त्रिशी, मेहमान को यूं दरवाजे पर ही खड़ा रखने का इरादा है या फिर अंदर भी आने दोगी? अध्यांश की आवाज़ सुनकर सभी की नज़रें उनकी ओर चली गईं। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अध्यांश हवेली में पहुंच चुका है, इसलिए उसे देखकर सभी के चेहरे खिल उठे। वहीं अध्यांश की आवाज़ सुनते ही अथर्व की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसकी मुठ्ठियां कस गई। हाँ अथर्व भाई, चलो ना अंदर। अध्यांश भाई सही कह रहे हैं, आप कब तक यूं ही दरवाजे पर खड़े रहोगे? त्रिशिका ने कहा और अस्वी को साइड करते हुए अथर्व का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई। जब खुद को इस तरह नज़रअंदाज होते देख तो अस्वी की आंखें भर आईं और उसके आंसू छलक पड़े, लेकिन उन आंसुओं के ज़मीन पर गिरने से पहले ही अध्यांश लंबे कदमों के साथ आया और उसके आंसू को पोंछ लिया। सभी लोग हॉल में अथर्व के साथ व्यस्त थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए अध्यांश अस्वी के पास आया और यह सुनिश्चित करके कि कोई उन्हें देख न रहा हो, उसका हाथ पकड़कर उसे हवेली से बाहर ले गया। बाहर आकर अध्यांश ने अस्वी को कार में बिठाया और तेजी से गाड़ी चला दी। हवेली से थोड़ी दूर जाकर उसने गाड़ी रोक दी। हालांकि अस्वी का सिर अब भी झुका हुआ था। जैसे ही गाड़ी रुकी, अस्वी बोल पड़ी, आई एम सॉरी मिस्टर राजवंश, लेकिन सच में मुझे नहीं पता था कि वह आपका दोस्त है। बोलते समय भी उसकी नज़रें झुकी हुई थी। अस्वी की बात सुनने के बावजूद अध्यांश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस उसके पास आया, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे ऊपर उठाया। पहले तो अध्यांश ने उसके आंसू पोंछे, फिर प्यार से उसके माथे और दोनों गालों को चूमा। अध्यांश के इस स्पर्श को महसूस करते ही अस्वी की आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसकी आंखें बंद होते देख अध्यांश ने उसकी आंखों को भी चूम लिया, जिससे अस्वी के आंसू थम गए। हालांकि अस्वी के आंसू थम गए, अध्यांश ने उसे खुद से दूर नहीं किया और वैसे ही बैठा रहा। जब अस्वी थोड़ी शांत हुई तो अध्यांश ने उससे कहा, कुछ भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है और आप रो क्यों रहे हो? आपने कुछ गलत थोड़ी ही कहा था। आप खुद इस हवेली की मालकिन है। फिर लेकिन उन्होंने मेरी मजाक उड़ाई और त्रिशिका, वह क्या सोचेंगी मेरे बारे में? अस्वी ने उदास स्वर में शिकायत की। कोई कुछ नहीं सोचेगा, और वैसे भी मेरी जान कब से ये सोचने लगी कि लोग क्या सोचेंगे। अध्यांश ने उसे समझाया। अस्वी का मन अब भी शांत नहीं हुआ था। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके बाद कुछ बोल पाती अध्यांश ने उसके होठों पर उंगली रख दी और फिर सर हिलाकर उसे कुछ भी ना बोलने को कहा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और आगे बढ़कर अध्यांश के गले लग गई। अस्वी का इस तरह गले लगाना अध्यांश के लिए चौंकाने वाला था,
क्योंकि यह पहली बार था जब अस्वी ने खुद आगे बढ़कर पहल की थी, वरना अब तक तो हमेशा अध्यांशु उसे गले लगाता था या उसे चूमता था। लेकिन इस तरह अथर्व का उसकी मजाक बनाना और ऊपर से त्रिशिका का उसे नज़रअंदाज करना उसे बेहद आहत कर गया था। ऐसी स्थिति में उसे किसी से स्नेह और प्यार की सख्त ज़रूरत थी, जो उसे अध्यांश से बेहतर किसी से भी नहीं मिल पाता। इसलिए वह अध्यांश से गले लग गई। अध्यांश ने आगे बढ़कर अस्वी को अपने बाहों में भरने ही वाला था कि दोनों के फ़ोन एक साथ बज उठे। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुननी है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि कहानी कैसी लग रही है आप लोग को, और ढेर सारा कमेंट्स कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस कहानी को। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।